देखिए, बंगाल गवर्नमेंट बहुत दिन से डेटा को छुपा रही है और कई बार उनको कई रिमाइंडर्स भेजे गए हैं, लेकिन एक अजीब उनका काम करने की पद्धति है। और बंगाल से जो हमें खबर मिल रही है, कलकत्ता से जो खबर आ रही है, वो बहुत ही खौफनाक है। हमने अलग अलग लोगों से, सरकार की तरफ से जो निगरानी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से या उनके अपने जो सर्विलेंस है, उससे बंगाल की जो छवि सामने आई है वो बहुत खौफनाक है। एक होता है कि बहुत सारे स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड या मौत जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी हाई है। लेकिन वहाँ पे सरकार क्या अपना काम ठीक से कर रही है, ये सवाल जब एक सवाल जब खड़ा होता है तो सरकार कुछ भी छुपाने की कोशिश वहाँ पे नहीं कर रही है। वो जो भी तथ्य है सेंटर के साथ शेयर कर रही है, बट बंगाल के लिए हमने ऐसा देखा नहीं। प्रेशर में आके वो कोविड ऑडिट कमेटी और बाकी सारी जो चीज़ें दीदी ने की थी वो सब जो है उन्होंने हटा दिया। अब 2 दिन से दीदी खुद हेल्थ मिनिस्टर है, ना वो सामने कुछ आ रही है, ना हम चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा कुछ सुन पा रहे हैं। तो बहुत ही एक धुएं का वातावरण जो है कोविड-19 सीरियस केस के ऊपर उन्होंने बिछा दी है। तो सेंटर का ये दायित्व है कि पूरे भारत के सारे जो नागरिक है सबका ख्याल रखे। और अगर कोई सरकार, कोई भी राज्य सरकार अगर ऐसा सोचे कि सेंटर के सारे गाइडलाइंस को का उल्लंघन करके वो अपने मन मर्जी से काम करेंगे, तो फिर एक बहुत सशक्त सरकार हमारे यहाँ पे केंद्र में है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम लोगों के भला के लिए पीपल फर्स्ट नीति को सामने रख के उसके लिए जो करना है वो करेंगे। और अपना सर्वेलेंस टीम से संविधान में, नेशनल डिज़ास्टर एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पिछले राय में वो दायित्व और वो अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। उसी के तहत बंगाल की जो एक्चुअल स्थिति है वो लोगों के सामने लाना और उसके लिए जो भी चीज़ करना है, जहाँ जहाँ बंगाल सरकार की खामियां दिखाई दे रही है वहाँ पे केंद्रीय सरकार सशक्ति से काम करेगी। देखिए, पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी और भी बाकी सीनियर मंत्रीगण ये कह चुके हैं और हम ये जानते हैं कि कोविड-19 के लिए समय पर लॉकडाउन और एकदम सही वक्त पर जो भी पाबंदियां होनी चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भरपूर जो है प्रयोग किया। और सही वक्त पे कोई भी अच्छा डिसीजन तब होता है जब वो समय पे लिया जाता है। तो वो हमारा भारत सरकार ने वो करके दिखाया। और अगर आप पूरी दुनिया की रिकॉर्ड देखेंगे तो सब जगह में भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस निर्णय को और समय पे निर्णय को उसका सराहना किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोविड के साथ लड़ाई और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसे पैरेलली चलने देना होगा। तो इस दिशा में, इस संदर्भ में हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रीगण वो क्या सोच रहे हैं और वो इस लॉकडाउन से निकलने के लिए क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, किस किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, वो अपने राज्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर करेंगे, अपने अपने आइडियाज़ देंगे। और उसके बलबूते पे जो है 17 तारीख तक जो लॉकडाउन 3.0 चल रहा है उसके बाद क्या निर्णय होगी वो हमारे सामने आएगा। बाकी लोगों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेन जैसे है, ट्रेन की सेवा जो है, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ऑलरेडी इंटरनेट पे बुकिंग जो है, ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। और ट्रेन सारी चीज़ों को धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात मैं सरकार की तरफ से भी ये कह दूं, बार बार जिस बात को हम लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड के साथ लड़ाई जो है वो इस वक्त जारी है और बहुत भयंकर रूप से जारी है। हम किसी भी चीज़ को हल्के से ना लें और मास्क से लेके सोशल डिस्टेंसिंग लेके सारी चीज़ें जो है वो भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। जैसे देखिए, मेरे चेहरे पे इस वक्त मास्क लगा हुआ नहीं है क्योंकि मैं इंटरव्यू के टाइम मास्क पहन के धोता तो कुछ समझ में आती नहीं है। लेकिन मेरे टेबल पे 2-2 मास्क पड़ी हुई है। मैं अगर उस तरफ जहाँ से भी मैं जाऊँ या लोगों से बात करूँ तो मास्क पहनूँ या ये सेफ डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके मैं मेंटेन करूँ। स्टेट को बहुत जल्द इसकी परमिशन देनी चाहिए। परसों अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल सरकार को खास करके चिट्ठी लिखी कि 8 ट्रेन जो है वो उसकी परमिशन अभी तक आई नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कहा है, हमने पेपर्स में भी देखा है, न्यूज़ चैनल्स में भी देखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार को लिखने के बाद भी वो उन राज्यों में पश्चिम बंगाल के जो श्रमिक जो अटके हुए हैं उनको पश्चिम बंगाल वापस लाने के लिए जो ट्रेन के प्रावधान हैं, श्रमिक एक्सप्रेस जो ट्रेन,
उसको चलाने की जो मंजूरी या कोई जो कन्वर्सेशन है या कॉरस्पॉन्डेंस है वो किया नहीं, उनकी तरफ से जवाब नहीं गया। आज उत्तराखंड के मिनिस्टर साहब उन्होंने भी ये बात कही है कि पश्चिम बंगाल के बहुत सारे लोग जो है वो उत्तराखंड में स्टक है, वो अटके पड़े हैं, लेकिन ममता बनर्जी को कई चिट्ठी लिखने के बाद भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। ये थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र पीयूष गोयल साहब ने बिल्कुल सही कहा है, ये सिर्फ बंगाल नहीं सारे राज्यों के लिए ये चीज़ लागू होती है कि आप जल्द से जल्द केंद्र की जो ये उद्योग है, जो 300 ट्रेन चलाने की जो मुहिम है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप अपना अपना काम जो है कैसे ट्रेन आपके वहाँ में आपके राज्य में कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य के श्रमिक अटके हुए हैं, कौन कौन से ट्रेन में उनको बिठाना है, किस तरीके का क्वारंटाइन और बाकी फैसिलिटीज़ करना है, वो जैसे देखना है। जब बाहर के आपके राज्य में आपके राज्य के श्रमिक जब बाहर से आपके राज्य में वापस आ रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान होनी चाहिए और उनकी ट्रेन का जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाए, इस पर ज़रूर बहुत ही इमरजेंसी और अर्जेंसी के साथ उसको देखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आप रहेगा डेस्टिनेशन स्टेट में, जो भी राज्य में जाएंगे 3 डेस्टिनेशन स्टेट जाएंगे। देखिए, हर शहर में हर स्टेशन में कुछ लोग ज़रूर होंगे जो अपने अपने जगह पे जाना चाहेंगे या कहीं से कहीं ट्रैवल करना चाहेंगे। तो अगर वो ट्रेन अगर कोई ट्रेन दिल्ली से कलकत्ता जाते वक्त अगर 10 स्टेशनों पे रुकती है तो वो ट्रेन अगर 10 स्टेशनों पे रुके तो फिर उसका मकसद जो है श्रमिक एक्सप्रेस चलाने का जो मकसद है पॉइंट टू पॉइंट, वो मकसद जो है कहीं ना कहीं वो हासिल नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो नियम किया गया है, जो राज्य में मैं स्पष्ट कर देता हूँ, अगर दिल्ली से ट्रेन चलती है कलकत्ता के लिए, बंगाल के लिए, तो बंगाल पहुँचने तक वो ट्रेन कहीं पे रुकेगी नहीं। बंगाल पहुंचने के बाद क्योंकि उसी राज्य के श्रमिक वापस जा रहे, उसी राज्य में 3 जगह में वो ट्रेन रुकेगी। तो जैसे मेरा आसनसोल है जो बंगाल के अंदर है, तो राजधानी एक्सप्रेस, दोनों राजधानी एक्सप्रेस आसनसोल होते हुए जाता है, दुरंतो एक्सप्रेस राजधानी होते हुए चल जाता है, और जो भी श्रमिक एक्सप्रेस होगा वो जो आसनसोल, दुर्गापुर या वर्धमान, बैंडल, ये सब बड़े बड़े स्टेशन जो है, मुर्शिदाबाद, ये सब स्टेशन होते हुए जाएगा, मुगल सराय होते हुए जब जाएगा तब शायद मुगल सराय बिहार में आता है, लेकिन वही नज़दीक के जो स्टेशंस है ऐसे बड़े स्टेशंस में वो रुकेगी ताकि वहाँ के श्रमिक अपने अपने घर जा सके। बीच में कहीं रोकने का प्रावधान इस वक्त नहीं किया गया है। अच्छी बात है। देखिए, मुख्यमंत्री गण से इस वक्त माननीय मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री जी की जो है बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है। तो मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री अपनी राय भी देंगे, अलग अलग जगह के मुख्यमंत्री इस रमज़ान के पीरियड में किस तरीके का डिसीजन होना चाहिए, क्या उन लोगों के हित के लिए होगा, इसके बारे में चर्चा ज़रूर होगी। तो हम इंतज़ार करेंगे क्या जवाब आता है। लेकिन बंगाल में जो है माइनॉरिटीज़ का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई, ऑलमोस्ट 30% है। और कई जगह पे हमने ये देखा है कि रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। तो इस स्थिति में अगर इमाम साहब लोगों ने मिलकर अगर ये कहा है कि लॉकडाउन को 25 तारीख तक चलाया जाए ताकि लोग एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम को तोड़ने का, ये सारी चीज़ों करने का मौका उनको ना मिले, और अगर इसे सशक्तिकरण से 25 तारीख तक लागू किया जाए तो लोगों के लिए भला होगा। तो ज़रूर पश्चिम बंगाल के सीएम ज़रूर इसके बारे में वो विचार करें और वो विचार प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर करें ताकि मिल के जो देश के लिए, लोगों के लिए सही हो वो डिसीजन ले पाएँ। आ गए ना।